जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे एस के क्लासेस की इस नए यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि क्लास 9th में आप लोगों का जो विज्ञान में यूपी बोर्ड एनसीईआरटी की किताब में जो विज्ञान में आप लोगों का पहला चैप्टर जो पहला अध्याय इकाई 1 दिया गया है, हमारे आसपास की वस्तुएं। यहाँ पे देखिए हमारे पास बुक नहीं है, विदाउट बुक के आप लोगों का बता रहे हैं जो भी टॉपिक है, क्योंकि आप लोगों को क्लियर करने के लिए हमारे आसपास के वस्तुएं या फिर यहाँ पे हमारे आसपास की वस्तुएं या पदार्थ है, आप लोग उसको क्लियर कर लीजिएगा। इसमें देखिए, इसमें ये टॉपिक उस समय बताते समय या पढ़ाते समय आप लोग को ये टॉपिक मिला था, इसी टॉपिक पे थे। एक बार फिर से आप लोग को चर्चा कर लेते हैं। पदार्थ मिश्रण, यौगिक, ताप और पदार्थों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं। संघनन, ऊर्ध्वपातन, गलनांक, वाष्पन और निक्षेपण की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पहले पढ़ा था पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ के बारे में बताया गया था कि पदार्थ वह वस्तु जिसमें एक निश्चित भार होता है तथा एक निश्चित स्थान को घेरता है, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। वो पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाया गया है। जो बच्चे अगर ये चैनल पर नए होंगे या उस वीडियो से अगर वो वीडियो आप लोग के पास तक न पहुंचा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा करके उस वीडियो को देख करके आप पदार्थ के बारे में समझ सकते हैं। आज हम बात करेंगे मिश्रण के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है मिश्रण। अब देखिए, मिश्रण के बारे में समझेंगे और मिश्रण को पहले क्लियर करेंगे कि मिश्रण और यौगिक में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। देखिए, मिश्रण की बात करते हैं तो मिश्रण जो होता है, मिश्रण, मिक्सचर, मिश्रण की बात करें तो मिश्रण जो होता है, मिश्रण को हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं, मतलब उनका रेशियो कोई फिक्स नहीं होता। एक अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण को या प्राप्त पदार्थ को ही उस क्या कहा जाता है? मिश्रण कहा जाता है। मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता है, मिश्रण का निर्माण होता है। अब देखिए, आपको समझाना है कि ये मिश्रण क्या होता है। अभी तो सर बता रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं, तो मिश्रण को हम समझेंगे। देखिए, गर्मियों के समय में क्या होता है कि गर्मियों के समय में धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो आप लोग के घर पे गेस्ट आते हैं, मेहमान लोग आते हैं, तो हम लोग सब कुछ करें या ना करें लेकिन उनको शरबत जरूर पिलाते हैं। तो शरबत पिलाने का मतलब कि शरबत की बात करें तो शरबत में क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि शरबत में, जैसे मान लीजिए कि आप 1 लीटर पानी ले रहे हैं, अब 1 लीटर पानी में तो क्या आप परख करके या फिर नाप तौल करके उसमें 200 ग्राम चीनी डालते हैं? ऐसा नहीं होता है। आप एक रेशियो से, इसका मतलब एक अनुमान से उसमें डाल देते हैं। अब जब अनुमान से डाल देते हैं तब उसको घोलते हैं, तो इसका मतलब अनुमान क्या कहता है? अनुमान का मतलब कि एक अनिश्चित अनुपात है, अर्थात उसकी मतलब अपने हिसाब से उसको सही तरीके से अपने हिसाब से डालने का प्रयास करते हैं, और वो ऐसा हो कि मतलब न तो ज़्यादा मीठा हो और न ही ज़्यादा कम मीठा हो। तो इसी तरीके से आप घर में भी जो सब्जियां बनाई जाती हैं उसमें भी नमक की मात्रा देखते होंगे। तो हम कह सकते हैं कि मिश्रण जो होता है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उससे प्राप्त पदार्थ को ही क्या कहा जाता है? मिश्रण कहा जाता है। अब मिश्रण की बात करें तो मिश्रण आप लोगों का 2 प्रकार का होता है। मिश्रण आप लोगों का 2 प्रकार का होता है, एक सॉल्युबल होता है, दूसरा इनसॉल्युबल होता है। तो एक आप लोगों का कौन सा हो जाता है? समांगी मिश्रण हो जाता है, समांगी मिश्रण। और दूसरे की बात करें तो दूसरा आप लोग का क्या हो जाता है? विषमांगी मिश्रण हो जाता है। एक समांगी मिश्रण हो गया और दूसरा क्या हो गया? विषमांगी मिश्रण हो गया। तो दोनों के बारे में पहले अलग अलग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि ये समांगी और विषमांगी क्या होते हैं। तो समांगी मिश्रण जो होता है आप लोग का, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाए, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाए और मिलाने पर एक दूसरे में घुलनशील हो जाए, मतलब एक दूसरे में घुलनशील का मतलब उनके कण एक दूसरे में घुलनशील हो जाएं। मिलाने के बाद एक दूसरे में घुलनशील हो जाएं, अर्थात उनके कण अलग अलग दिखाई ना दें, तो ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे यहाँ पे कोई पार्ट ले लेते हैं, ये ग्लास हो गया। अब इस ग्लास में मान लेते हैं कि 250 ml जो है ना, इसमें 250 ml आप लोग का पानी भरा हुआ है। ठीक है। अब 250 ml पानी आता है, एक ग्लास में एक पाव 250 ml पानी भरा हुआ है, तो 250 ml इसका क्या हो गया? आयतन हो गया। अब जो 250 ml इसका आयतन हो गया तो इसमें आपको क्या करना है? अपने हिसाब से, अब 250 ml है तो स्वाभाविक सी बात है, अगर चीनी की मात्रा डालेंगे तो पानी बाहर आ जाएगा क्योंकि ये ओवरलोड हो चुका है। तो आप क्या करेंगे? 200 ml भी लेके चलते हैं। 200 ml अगर चीनी है तो उसमें मान के चलते हैं कि आप 50 ग्राम क्या करते हैं इसमें, पानी है 200 ml, तो इसमें 50 ग्राम आप क्या करते हैं? चीनी डालते हैं। 50 ग्राम चीनी डालते हैं और उसके बाद नींबू निचोड़ करके इसमें डाल करके उसको घोल करके बनाते हैं शरबत। तो शरबत बनाते हैं तो देखिए, जब ये पानी जो होता है, पानी और चीनी को आपस में घोला जाता है तो चीनी के जो कण होते हैं वो पानी में घुलनशील हो जाते हैं, अर्थात उनके कण अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। लास्ट में आप लोग को सीरे जैसी संरचना दिखाई देती है, तो वो तो तनु विलयन की बात होगी, तो विलयन आगे आप लोग पढ़ेंगे। तनु विलयन और सांद्र विलयन क्या होता है, तो
तो पहले यहाँ पे घोला गया, तो घोलने के बाद चीनी के कण, जैसे पहले आप लोग का चीनी अलग अलग कण के रूप में दिखाई दे रहा था, अब वो घोलने के बाद इसमें अलग अलग दिखाई नहीं दे रहा है। तो चीनी के कण पानी में घुलनशील सालुबर हो चुके हैं। तो जब पानी में सालुबर हो चुके हैं तो इस तरीके से इसमें पूर्ण रूप से घुलने के बाद इसके अस्तित्व मतलब इसके कण अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो हम कह सकते हैं यह कौन सा मिश्रण हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बात करें जैसे नमक हो गया, नमक को अगर पानी में घोलेंगे तो वह भी घुलनशील हो जाएगा, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं विषमांगी मिश्रण की। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाए किंतु उनके कण एक दूसरे में घुलनशील न हो अर्थात अलग अलग साफ दिखाई देते हो, उनको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे तेल में, जैसे पानी में अगर तेल को डालेंगे, तेल को घोला जाए तो तेल क्या पानी में घुलनशील हो जाता है, नहीं हो पाता है। तेल जो होता है वो देखेंगे पानी की सतह पर किनारे किनारे आपको तैरता हुआ या फ्लोटिंग करता हुआ नजर आता है, तो हम कह सकते हैं कि तेल जो है, तेल के कण पानी के कण में घुलनशील नहीं है, तो वो विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। इसी तरीके से और बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग, जैसे रेत हो गया, रेत को अगर पानी में घोला जाए तो वहाँ घुलनशील नहीं होगा, बल्कि पानी की तली के नीचे या फिर पानी के तली के नीचे जाकर के बैठ जाता है, तो उसमें घुलनशील नहीं होता है, तो ये विषमांगी मिश्रण के एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो हमने सीखा कि समांगी मिश्रण में जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाए और एक दूसरे के कण एक दूसरे में घुलनशील हो जाए, अर्थात दोनों पदार्थों के कण एक दूसरे में घुलनशील हो जाए, अलग अलग दिखाई न दे, तो उसको क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। अब विषमांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाए या एक दूसरे में घोला जाए तो एक दूसरे में घुलनशील ना हो अर्थात उनके कण अलग अलग दिखाई देते हो, तो क्या कहलाता है, वो विषमांगी मिश्रण कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं और आप लोग को यौगिक के बारे में बताते हैं। यौगिक की बात करें तो देखिए इसी का जस्ट अपोजिट जो होता है आप लोग का क्या होता है, यौगिक होता है। यौगिक की बात करें जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में, उसमें अनिश्चित था, इसमें अनिश्चित होता है, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त बने पदार्थ को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जल की बात करें तो जल के देखिए जल H2O है, तो इसमें जल के हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 हैं। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो 2 का 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 8 होता है तो इसका 16 हो जाता है। तो इस तरीके से अब इसका रेशियो की बात करें तो आप लोग का देखिए 1:8 आता है। इसका मतलब बात करें कि 1 भाग अगर हाइड्रोजन का लेंगे तो 8 भाग ऑक्सीजन का, इसका मतलब इसके परमाणुओं का अनुपात एक निश्चित अनुपात में है। तो ये निश्चित अनुपात में मतलब कितना फिक्स है, कितने भाग, अगर 2 परमाणु हाइड्रोजन को होंगे तो 1 परमाणु ऑक्सीजन का, तभी जाकर के जल का संयोग बन पाता है। तो यौगिक की बात करते हैं तो सिंपली तरीके से कहेंगे कि यौगिक होते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त मिश्रण, इस प्रकार प्राप्त पदार्थ को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आप लोग को ताप की बात बताते हैं। ये ताप जो टेम्परेचर होता है, ताप क्या होता है, जब हमारा शरीर कभी कभी क्या होता है कि हमारे शरीर जो होता है वायुमंडलीय ताप अगर अधिक हो जाता है तो हम गर्मी महसूस करते हैं और उसके बाद जब वायुमंडलीय ताप कम हो जाता है तो हम ठंड महसूस करते हैं। यही कारण है, इसी के कारण आप लोग को महसूस होता है ठंडियों के समय में आप लोग कहते हैं कि ठंड लग रही है। इसका कारण यह है कि जब आपके शरीर का तापमान जो होता है अधिक हो जाए और वायुमंडलीय बाहर का जो तापमान होता है वो अगर कम रहता है तो बाहर की स्किन उसके टच में आती है, उस टेम्परेचर के टच में आती है तो हमको ठंड महसूस होती है। ठीक है, अब आइए ताप की बात करें तो ताप की मुख्यतः 3 इकाइयां हो जाती हैं। ताप का SI मात्रक जो होता है वो आप लोग का क्या होता है, केल्विन होता है, ताप का मात्रक केल्विन। और अगर अन्य इकाइयों की बात किया जाए तो उसमें आप लोग का एक सेल्सियस होता है, दूसरा क्या होता है, फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, अब देखिए तीनों में रिलेशन। अब ताप की मुख्यतः कितनी इकाइयाँ हो गई, 3 इकाइयाँ हो गई। पहली क्या हो गई, सेल्सियस हो गई, दूसरी फ़ारेनहाइट हो गई और तीसरी क्या हो गई, केल्विन हो गई। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में क्या रिलेशन होता है, C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-273 क्या हो जाता है, ये 5 हो जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से ये तीनों रिलेशन होता है। अब मान लीजिए कि आपको अगर कोई भी वैल्यू, ताप का कोई भी वैल्यू अगर आपको सेल्सियस में देता है, उसको केल्विन में पूछ लेता है तो उसके लिए रिलेशन क्या होता है। जैसे कहा जाता है कि हमारे शरीर का तापमान या एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो आप लोग बताते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब 37 डिग्री सेल्सियस होता है तो इसको अगर आपको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो यहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जो रिलेशन होता है C/5 इक्वल टू F-32/9, तो इसी में क्या करेंगे, सेल्सियस के प्लेस पे 37 रख देते हैं, तो 37/5 इक्वल टू F-32/9
अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाता है 37 गुणित 9 बराबर 5। अब ब्रैकेट में जैसे है f-32 है तो f-32 कर लेते हैं। 9 सत्ते 63, 9 त्रिक 27 और 27 और 6 कितना हो जाएगा 33 हो जाता है बराबर 5 का गुणा करेंगे 5f-32 पंचे कितना हो जाता है 160 हो जाता है। 160 को इस साइड में करेंगे तो 333, इधर ये माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा बराबर ये 5f के हो गया। अब इसको जोड़ेंगे 3 6 3 9 3 1 4 493 बराबर 5f के हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि फ़ारेनहाइट में उसका मान कितना होता है। 493 में 5 का भाग देंगे तो 5 9 45 और उसके बाद 4 5 8 40 5 6 30 तो कितना आ जाता है 98.6 फ़ारेनहाइट आ जाता है। इसका मतलब कि आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों से पूछता है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है तो सेल्सियस के बजाय अगर फ़ारेनहाइट में दे देता है तो आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाता है। अब 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आप लोग का रिलेशन फ़ारेनहाइट और केल्विन में हो जाएगा। सॉरी, फ़ारेनहाइट और केल्विन में सेल्सियस और केल्विन निकालेंगे तो C/5 इक्वल टू इधर है आप लोगों का K-273/5। तो यहाँ पे 5 से 5 अगर कैंसिल कर देते हैं तो C इक्वल टू क्या आ जाता है K-273 आ जाता है। इस क्वेश्चन पे या इस बेस पे इस इक्वेशन पे आप लोगों का एक अभ्यास में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं तो आप लोग सेल्फ यहाँ से खुद उसको सॉल्व कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पदार्थ को प्रभावित करने वाले कारक, पदार्थ को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। देखिए किसी भी चीज के ऊपर पदार्थ को प्रभावित करने वाले कारक जो भौतिक कारक हो जाएंगे वो ताप और दाब और आयतन होता है। ये 3 कारक ऐसे होते हैं जो किसी भी पदार्थ को डिफेक्टेड करते हैं। जैसे कोई भी पदार्थ हो गया, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आप ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर उसका आयतन जो होगा, आयतन में प्रसार होगा तो बॉइलिंग करने लगता है, उबलने लगता है। या फिर उसके ऊपर दाब लगाएंगे या दाब फोर्स करेंगे तब पर भी उसके वो आयतन में जो आयतन में या उसकी आकृति में परिवर्तन होता है तो वह बहने लगता है। तो इस तरीके से पदार्थ को प्रभावित करने वाले कारक में मुख्य कारक आप लोग के ताप, दाब और आयतन आ जाते हैं। अब उसके बाद बाकी ये नेक्स्ट जो 4 टॉपिक हैं, इन 4 टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो, लास्ट वीडियो आप लोग का पहले अध्याय का लास्ट वीडियो लेके आऊँगा। उसके माध्यम से आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा संघनन, उद्वातन, गलनांक, वाष्पन और निक्षेपण के बारे में कि ये 5 घटनाएं क्या होती हैं, किसी पदार्थ की अवस्थाएं ये किस अवस्था में होती हैं, इसके बारे में समझाएंगे। तो लास्ट में बस एक ही कहेंगे कि आप लोग मेहनत करते रहिए और उसके बाद जो भी आप लोग को हम जो भी आप लोग के बीच में वीडियो मेहनत करके आप लोग के बीच में ला रहे हैं उसको स्किप बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप लोग को समय मिलता है तो बिल्कुल आप लोग इसको लास्ट शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिए। बिल्कुल आप लोग का जो भी डाउट है वो क्लियर होगा और इस तरीके से आप अपने अभ्यास या अपने अभ्यास के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताया गया वीडियो बिल्कुल आप लोग को समझ में आया होगा। तो यूं ही नहीं मिलती मंजिल, मुसाफिर को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। और मैंने चिड़ियों से पूछा कि घोंसला कैसे बनता है तो चिड़िया ने बताया कि उसके लिए उसको तिनका तिनका उठाना पड़ता है। चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारा द्वारा बनाई गई आप लोग के बीच में वीडियो हमारी पहुंचती रहे। आप लोग को टॉपिक से ही नहीं, टॉपिक से बाहर भी आप लोग का जो शॉर्टकट ट्रिक होता है या शॉर्टकट मेथड होते हैं वो शॉर्ट वीडियो भी आप लोग के बीच में जिससे आप लोग को पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।